एमोनाइट 2020 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है फ्रांसिस ली ने। ये मूवी ब्रिटिश पैलेंटियोलॉजिस्ट मैरी एनिंग की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, जिनके रोल को प्ले किया है कैट विंसलेट ने। इस मूवी में मैरी एनिंग और चार्लोट मर्चिसन के रोमांटिक रिलेशनशिप को दर्शाया गया है। मूवी है 1840s के टाइम की। पैलेंटियोलॉजिस्ट मैरी एनिंग अपनी मॉम के साथ लाइम रेजिस डॉर्सेट में रहा करती थी। वो दोनों मिलकर फॉसिल्स की एक छोटी सी शॉप चलाया करते थे। मैरी अर्ली मॉर्निंग बीच पर निकल जाया करती थी क्योंकि उस वक्त टाइड्स बहुत लो रहा करते थे और वहाँ पर वो फॉसिल्स को ढूंढा करती थी। मैरी उन फॉसिल्स को कलेक्ट करके उन्हें क्लीन करती थी और फिर उन्हें अपनी शॉप में सेल कर दिया करती थी। मैरी ज्यादातर बीच पर छोटे छोटे एमोनाइट की खोज किया करती थी, जिनकी उसे अच्छी कीमत मिल जाया करती थी। एमोनाइट एक तरह के सी एनिमल का फॉसिल होता है। मैरी की मॉम के पास छोटे छोटे एनिमल्स के 8 पीसेस थे, जिनका वो बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। वो उन्हें रोज वॉश करके क्लीन किया करती थी। मैरी भी उन एनिमल्स को क्लीन करने में अपनी मॉम की मदद किया करती थी। एक दिन एक जियोलॉजिस्ट रॉड्रिक मर्चिसन अपनी वाइफ चार्लोट मर्चिसन के साथ फॉसिल्स की तलाश करते हुए मैरी की शॉप में आता है। रॉड्रिक मैरी के फॉसिल्स के कलेक्शन को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और उससे एमोनाइट के फॉसिल को खरीद लेता है। रॉड्रिक फॉसिल कलेक्शन के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहता था। वो मैरी से कहता है कि वो उसे बीच पर ले जाकर फॉसिल्स कलेक्ट करने के बारे में बताएं। रॉड्रिक इस काम के लिए मैरी को कुछ पैसे ऑफर करता है। मैरी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। वो किसी से बात करना और किसी का अपनी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस करना पसंद नहीं करती थी। फिर भी वो पैसों के लिए रॉड्रिक के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। इस मूवी में रॉड्रिक और चार्लोट के बीच के रिलेशनशिप को भी शो किया गया है, जो कि नॉर्मल नहीं था। 3 कप्स होटल में जहाँ पर वो लोग ठहरे हुए थे, रात में चार्लोट फिजिकली इंटीमेट होने के लिए रॉड्रिक के पास आती है। तब वो उससे बहुत ज्यादा कोल्डली बिहेव करता है और उसे कहता है कि अभी बच्चे के बारे में सोचने का सही समय नहीं है। रॉड्रिक चार्लोट को अपने से दूर कर देता है। अगले दिन सुबह रॉड्रिक मैरी के साथ बीच पर फॉसिल कलेक्शन के लिए जाता है। बेसिकली उसका इंटरेस्ट एमोनाइट में था। वहाँ पर वो मैरी के फॉसिल्स के बारे में नॉलेज देखकर और ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। रॉड्रिक होटल लौट कर आता है। तब वो देखता है कि चार्लोट डिप्रेशन की हालत में बेड पर ही लेटी हुई थी। वो मैरी की शॉप पर आता है और मैरी को चार्लोट की डिप्रेसिव स्टेट के बारे में बताता है। वो मैरी को बताता है कि वो लाइम चार्लोट के लिए ही आया था, जिससे वहाँ के समुद्र और मौसम को देखकर और वहाँ कुछ दिन रहकर उसकी तबीयत सुधर जाए। रॉड्रिक मैरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो चार्लोट का ध्यान रखे, क्योंकि उसे 6 हफ्तों के लिए अपने काम से यूरोप जाना था। रॉड्रिक चार्लोट की केयर करने के लिए मैरी को पैसे ऑफर करता है। मैरी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। वो अंदर से ना चाहते हुए भी पैसों के लिए रॉड्रिक के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। रॉड्रिक के यूरोप जाने के बाद चार्लोट मैरी के साथ रोजाना सुबह बीच पर जाना शुरू कर देती है। चार्लोट को उसके डॉक्टर ने बीच पर नहाना भी सजेस्ट किया था। चार्लोट एक दिन बीच पर नहाने के लिए जाती है, लेकिन वो नहाने के बाद बीमार हो जाती है। मैरी चार्लोट की हालत को देखकर उसे अपने साथ ले आती है और डॉक्टर लिबर्सन को कंसल्टिंग के लिए बुलाती है। डॉक्टर लिबर्सन मैरी को सलाह देता है कि चार्लोट को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। वो चार्लोट को उस वक्त कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह देता है। मैरी चार्लोट की देखभाल करती है। वो अपने पड़ोस में रहने वाली एलिजाबेथ के पास साल्व लेने भी जाती है। साल्व एक तरह की जड़ी बूटी होती है जिसको लगाने से फीवर उतर जाया करता है। एलिजाबेथ मैरी को अपने घर आने का ऑफर देती है, लेकिन मैरी उसके घर जाने से मना कर देती है और चुपचाप साल्व का जार लेकर बाहर से ही आ जाती है। चार्लोट धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। वो मैरी के साथ बीच पर जाना शुरू कर देती है और मैरी के घर के कामों में उसकी हेल्प करने लग जाती है। चार्लोट देखती है कि मैरी के घर में एक भी मिरर नहीं है। वो सीपियों की मदद से एक मिरर भी तैयार कर देती है। एक दिन चार्लोट मैरी की मॉम के उन 8 एनिमल फिगर्स को क्लीन करती है। तब मैरी की मॉम मॉली इसके लिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तब चार्लोट को पता चलता है कि वो 8 फिगर्स
उनके मरे हुए बच्चों को रिप्रेजेंट करते थे, वो उनकी देखभाल बहुत प्यार से किया करती थी। चार्लोट खुद भी अपने बच्चों को खो चुकी थी, इसीलिए उसे मॉली के साथ सहानुभूति होती है। डॉक्टर लिबर्सन मैरी को चार्लोट की केयर करते हुए देखकर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड रहा करते थे। वो एक दिन मैरी को एक म्यूजिक शो के लिए इनवाइट करता है। मैरी डॉक्टर के ऑफर को मान लेती है, लेकिन वो डॉक्टर से कहती है कि वो अपने साथ चार्लोट को उस म्यूजिक शो में लेकर आएगी। उस रात चार्लोट और मैरी उस म्यूजिक शो में जाते हैं। वहाँ चार्लोट अपने स्वभाव के अनुसार सभी टाउन के लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, जबकि मैरी जो मन ही मन चार्लोट को पसंद करने लगी थी, चार्लोट के इस तरह लोगों से घुल मिल जाने से चिढ़ जाती है और बाहर जाकर चार्लोट को खिड़की से देखते हुए स्मोकिंग करने लग जाती है। वो चार्लोट को वहाँ हो रहे मैजिक लैंटर्न शो को एंजॉय करते हुए देखती है और भारी बरसात की परवाह न करते हुए भी अपने घर लौट कर आ जाती है। चार्लोट भी मैरी को पार्टी में नहीं देखती और जल्दी ही घर लौट कर आ जाती है। चार्लोट देखती है कि मैरी अपनी डायरी में एक रोमांटिक पोयम लिख रही थी। ऊपर से रूट दिखने वाली मैरी का ये दूसरा रूप देखकर चार्लोट को बहुत खुशी होती है। उसे मैरी की लिखी हुई पोयम भी अच्छी लगती है। चार्लोट और मैरी बीच पर फॉसिल्स की खोज में रोज जाया करते थे। एक दिन चार्लोट को एक रॉक देखकर उसके फॉसिल होने का डाउट होता है। मैरी और चार्लोट उस रॉक को एक बोर्ड के टुकड़े की मदद से शॉप पर लेकर आ जाते हैं। उस रॉक को क्लीन करने से मैरी को उसके अंदर इक्टियोसॉरस का फॉसिल मिलता है। मैरी को ऐसा ही एक फॉसिल तब मिला था जब वो 11 साल की थी। उस फॉसिल को ब्रिटिश म्यूजियम में भेज दिया गया था। एक दिन बेड को प्रिपेयर करते वक्त चार्लोट मैरी को किस कर लेती है। मैरी को चार्लोट का किस करना बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं। उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत होने लग जाती है। वो बीच पर एक दूसरे के साथ समय बिताने लग जाते हैं। एक दिन चार्लोट के पास रॉड्रिक का लेटर आता है। उस लेटर में रॉड्रिक ने चार्लोट को लंदन वापस आने के लिए कहा था। चार्लोट और मैरी एक दूसरे से अलग हो जाने के ख्याल से ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं और एक बार फिर से आपस में बहुत प्यार करते हैं। चार्लोट आखिर में लंदन लौट जाती है। चार्लोट के लौटने के बाद से मैरी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। एक दिन मॉली चार्लोट के बनाए हुए मिरर को वहाँ से हटाना चाहती थी, लेकिन मैरी मॉली को उसे वहाँ से हटाने से मना कर देती है। इसी तरह कुछ और समय निकल जाता है। एक दिन मॉली स्टेयर से गिर जाती है। वो ठीक नहीं हो पाती और उसकी डेथ हो जाती है। मॉली की डेथ के बाद एलिजाबेथ मैरी के पास कंडोलेंसेस के लिए आती है। वो मैरी से कहती है कि मैरी को अपने और चार्लोट के रिलेशनशिप को टूटने नहीं देना चाहिए। मैरी एक बार पहले ही अपने पापा की डेथ से डिप्रेस्ड होकर ऐसा कर चुकी थी। मैरी एलिजाबेथ से अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को तोड़ चुकी थी। एलिजाबेथ मैरी के साथ सहानुभूति रखती थी। मैरी को अचानक एक दिन चार्लोट का लेटर मिलता है। चार्लोट ने अपने लेटर में मैरी को लंदन आने के लिए इनवाइट किया था। मैरी इस इनविटेशन से बहुत खुश हो जाती है और वो लंदन में मर्चिसंस हाउस पहुंच जाती है। वहाँ मैरी एक ग्लास कैबिनेट में अपने खोजे गए एक बड़े एमोनाइट फॉसिल को देखती है, जिसे उसने रॉड्रिक को सेल किया था। चार्लोट बहुत ही गर्मजोशी से मैरी से मिलती है। वो मैरी को एक बहुत ही सुंदर फुली फर्निश्ड रूम में लेकर जाती है। चार्लोट मैरी से कहती है कि वो रूम उसने मैरी के लिए तैयार करवाया था और मैरी अब उसके साथ वहाँ पर रहेगी। वो उस रूम से अटैच्ड अपना रूम भी मैरी को दिखाती है और उसे बताती है कि अब वो दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। चार्लोट की इन बातों से मैरी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। मैरी का कहना था कि चार्लोट मैरी की लाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करती। उसे मैरी को इस बारे में अपने लेटर में क्लियर कर देना चाहिए था कि वो मैरी को परमानेंटली अपने पास रखना चाहती थी और इसीलिए उसे लंदन बुला रही थी। मैरी चार्लोट से कहती है कि वो एक ऑर्नामेंट की तरह उसके ग्लास केस में बंद होकर नहीं रह सकती थी। मैरी मर्चिसन हाउस से बाहर निकल जाती है। वो लंदन के म्यूजियम में पहुंचती है। मैरी उस म्यूजियम में मौजूद पेंटिंग्स और स्कल्पचर को देखती है। मैरी उस म्यूजियम में रखे हुए इक्टियोसॉरस के फॉसिल को भी देखती है। वो फॉसिल उसी ने 11 साल की उम्र में खोजा था, लेकिन उस फॉसिल के ऊपर मैरी के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। चार्लोट भी मैरी के पीछे पीछे म्यूजियम तक पहुंच जाती है। वो इक्टियोसॉरस के ग्लास कैबिनेट के दूसरी ओर थी। वो दोनों कैबिनेट के अंदर से एक दूसरे को देखते हैं और इसी सीन के बाद मूवी एंड हो जाती है। मूवी के इस एंड को ऑडियंस की इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं मैरी की ट्रू स्टोरी की। मैरी एनिंग 1799 में लाइम में पैदा हुई थी। उसे
उसे बचपन से ही फॉसिल्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था। एनिंग ने फॉसिल कलेक्ट करना अपने पापा से सीखा था। एनिंग के फादर की डेथ उसकी छोटी उम्र में हो गई थी। एनिंग के भाई ने इक्थियोसॉरस के स्कल के फॉसिल को खोजा था, जबकि एनिंग ने इक्थियोसॉरस के स्केलेटन के फॉसिल को खोजा था। इक्थियोसॉरस फिश लिजार्ड को बोला जाता है। एनिंग की ये खोज पैलेंटियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। एनिंग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन उसकी खोज से साइंस और जियोलॉजी को समझने में लोगों को बहुत मदद हुई थी। लाइम रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पहले डायनासोर पाए जाते थे और उस रीजन में उनके फॉसिल्स के मिलने की संभावना बहुत ज्यादा थी। एनिंग के इतना कंट्रीब्यूट करने के बावजूद उसका एक लड़की होने की वजह से कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। चार्लोट ने मिनरोलॉजी की स्टडी की थी और अपने हस्बैंड रॉड्रिक को आगे की खोज के लिए एनकरेज किया था। रॉड्रिक फॉसिल कलेक्शन से पहले सेना में काम किया करता था। ऐसा माना जाता है कि रॉड्रिक के लिखे हुए पेपर्स और जर्नल्स वास्तव में चार्लोट के लिखे हुए थे, लेकिन लेडीज को क्रेडिट न दिए जाने के कारण वो सभी रॉड्रिक के नाम से पब्लिश हुए थे। फिल्म में चार्लोट और मैरी के रिलेशनशिप को दिखाया गया है, जबकि ओरिजिनल में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो कि इस बात को प्रूव कर सके। हालांकि ये सच है कि रॉड्रिक और चार्लोट लाइम गए थे और वहाँ वो दोनों मैरी से मिले थे। मैरी ने अपनी लाइफ में शादी नहीं की थी। मैरी के जो जानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि मैरी और चार्लोट आपस में रिलेशनशिप में थे, जबकि चार्लोट के वंशजों का मानना है कि ऐसा कोई भी रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में नहीं था।